Welcome everybody. So to the videos where we are revising for the upcoming patent agent examination. So continuing from the last video, अभी इस वीडियो में we'll be discussing कि ये किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन में क्या क्राइटेरिया रहते हैं, कैसे कैरी आउट होती है एग्जामिनेशन। सबसे पहला चीज इज सर्च फॉर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन या प्रायर क्लेमिंग। तो दिस इज एज पर सेक्शन 13 ऑफ द पेटेंट एक्ट। सो इसमें क्या रहता है कि जो एग्जामिनर है वो सर्च करेगा सारे इंडियन पेटेंट डेटाबेसेस को, एंड जितने भी डेटाबेस हैं जिसमें पूरा पेटेंट एंड नॉन पेटेंट लिटरेचर प्रेजेंट है, एज वेल एज इनके साथ वो पीसीटी की भी डॉक्यूमेंटेशन को सर्च करेगा, द पीसीटी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन फॉर कैरिंग आउट द एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन। जो सर्च है, ये वाली सर्च किस लिए की जाती है? ये सर्च की जाती है ताकि एग्जामिनर कोई भी जो पब्लिकेशन है उसमें ये ढूंढ सके कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, हमने पेटेंट एप्लीकेशन में सब्जेक्ट मैटर क्लेम किया है, वो बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन तो एंटिसिपेटेड नहीं है। टू फाइंड आउट एनी पब्लिकेशन विच में एंटिसिपेट द क्लेम सब्जेक्ट मैटर, मतलब वो किसी प्रीवियस पब्लिकेशन में ऑलरेडी एंटिसिपेटेड तो नहीं है जो हमने इसमें क्लेम करने की कोशिश की है। और दूसरा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है सर्च का, वो ये होता है कि एक तो हो गया बाय पब्लिकेशन सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, एंड दूसरा हो गया कि कोई ऐसा इन्वेंशन जो ऑलरेडी क्लेम्ड हो किसी दूसरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो कि इंडिया में फाइल किया गया है। ठीक है, किसी क्लेम के अंदर वो इन्वेंशन तो नहीं क्लेम्ड है, तो वो भी कंसिडर किया जाता है। एंड इसमें दोनों चीजें जो कंसिडर की जाएंगी, it has either been published on or after the date of filing of applicant's complete specification। तो हमने ये चीज जो एज एन एग्जामिनर है वो इस चीज को कंसिडर करेगा, एंड हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम इन्वेंशन को फाइल कर रहे हैं वो प्रीवियसली कहीं थ्रू पब्लिकेशन या किसी और पेटेंट एप्लीकेशन के स्पेसिफिकेशन के क्लेम्स में ऑलरेडी क्लेम्ड नहीं होनी चाहिए बिफोर फाइलिंग। एंड उसकी जो पब्लिकेशन डेट है वही इधर पब्लिश ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। देन जो सर्च है वो कंडक्ट की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ऑब्वियसली दिस इज अंडरस्टैंडेबल। अब क्या क्या चीजें एग्जामिनर सर्च में जो है एग्जामिन करता है, क्या असर्टेन करता है, क्या वो करेक्टली देखता है कि हाँ क्या क्या एग्जामिनेशन देखनी है, तो वो सबसे पहले उसका इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन देखेगा। देन सर्च स्ट्रैटेजी, उसने क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं उस एप्लीकेशन में। ठीक है, वो दो डेटा बेसिस को कंसल्ट करेगा दोनों केसेस, दोनों टाइप्स के लिटरेचर के लिए। इट कैन बी इन एनी अदर पेटेंट एप्लीकेशन और ग्रांटेड पेटेंट, और कोई और नॉन पेटेंट लिटरेचर, जैसे कि आपका रिसर्च पेपर्स हो गए, रिव्यूज हो गए, बुक्स बुक्स चैप्टर्स हो गए, या इन स्पेशल ऑल्सो इवन जैसे ई कॉमर्स हो गया, कि दो कोई भी जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट का पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है, एंड मे बी वो आपको पेटेंट लिटरेचर में नहीं मिला एग्जामिनर को, बट वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है प्रोडक्ट, तो वो नॉन पेटेंट लिटरेचर के अंडर एज अ प्रायर आर्ट कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में वो डेटाबेसेस को कंसल्ट करेगा एग्जामिनर, एंड जितने भी हैं प्रायर आर्ट्स उसको मिलेंगे, उनकी फाइंडिंग्स, और वो एनालाइज करेगा आपके एप्लीकेशन को विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है। एंड लिमिटेशन ऑन सर्च इफ एनी, जैसे कि अगर नॉन क्लैरिटी ऑफ क्लेम्स है, या फिर एक एप्लीकेशन में मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्वेंशन है, यूनिटी ऑफ इन्वेंशन नहीं है, या कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से रीजनेबल सर्च कंडक्ट नहीं हो पा रही है, तो इन सारी चीजों को एग्जामिनर जो है असर्टेन करेगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ये रहेगा कि नॉवेल्टी के बेसिस पे कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है अपने इंडियन पेटेंट ऑफिस में, मतलब हाउ इज नॉवेल्टी कंडक्टेड, मतलब नॉवेल्टी का क्राइटेरिया कैसे एग्जामिन किया जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नॉवेल की इन्वेंशन की नॉवेल्टी है, नॉवेल होने का या नॉवेल्टी का डेफिनेशन कैसे, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इन्वेंशन बीइंग न्यू और नॉवेल। तो वो एज पर सेक्शन 2
21J के अकॉर्डिंग कंसिडर होता है कि जो उसमें न्यू प्रोडक्ट या न्यू इन्वेंशन है, दैट मीन्स उसके अंदर नॉवेल्टी है, तभी एक प्रोडक्ट को इन्वेंशन कंसिडर किया जाएगा। किसी भी इन्वेंशन को न्यू या नॉवल तभी कंसिडर किया जाता है जब वो किसी भी प्रायर पब्लिकेशन से एंटिसिपेट ना की गई हो, और प्रायर पब्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ पेटेंट एंड नॉन पेटेंट लिटरेचर, एंड इट शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द प्रायर आर्ट। और प्रायर आर्ट यहाँ पे किस किस चीज को हम कंसिडर करते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिश की गई है या कहीं पे प्रेजेंट की हुई है या हमने पब्लिकली डिस्क्लोज कर रखी है बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मतलब हमारी जो फाइनल फाइलिंग है उससे पहले अगर किसी ने किसी भी फॉर्म में उस इन्वेंशन को कहीं पे भी प्रेजेंट किया हुआ है या पब्लिश किया हुआ है या पब्लिकली डिस्क्लोज किया हुआ है, वो केस में ये हमारा नॉवेल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये डिस्क्लोज नहीं है, कहीं पब्लिश नहीं है, कहीं पे भी पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज किया है, तब वो नॉवल मानी जाएगी। ठीक है। एंड so the invention is considered as novel if it has not been anticipated by prior use or prior knowledge, prior public knowledge in India. So जो use case मैंने बताया कि अपना it should not also not have been used previously, मतलब फाइलिंग से पहले वो यूज भी नहीं हुई होनी चाहिए और वो इंडियन पब्लिक के नॉलेज में भी नहीं होनी चाहिए, तब उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है ये नॉवल है, जो पेटेंट एप्लीकेशन है या सब्जेक्ट मैटर जो डिस्क्लोज किया है वो नॉवल है। अब नॉवेल्टी डिटरमाइन करने के लिए जो किसी भी इन्वेंशन के लिए हमने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है जब इंडियन पेटेंट ऑफिस में, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अ लेटर फाइल्ड एप्लीकेशन, अब प्रायर क्लेमिंग के लिए ये चीज कंसिडर की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग नोवेल्टी। An application for patent filed at IPO before the date of filing of complete specification of a later filed application but published after the same is considered for the purposes of prior claiming। अब इसका मतलब क्या है? नॉवेल्टी डिटरमाइन करने के लिए किस टाइप की एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है? जो भी हमने कोई एप्लीकेशन फाइल की है आईपीओ में बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ अ लेटर फाइल्ड एप्लीकेशन, जैसे कि अगर आज एक एप्लीकेशन मैंने फाइल की है प्रोविजनल और इसके 4 महीने बाद में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करती हूँ, तो मेरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने से पहले पहले जो भी फाइल हुई होगी एप्लीकेशन वो कंसिडर की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रायर क्लेमिंग, फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग कि वो प्रायर आर्ट में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे प्रोविजनल से पहले, चाहे कंप्लीट बाद में मैंने फाइल किया हो। ऑल्सो ये भी कंसिडर होगा कि अगर उस एप्लीकेशन की डेट ऑफ फाइलिंग मेरे से पहले है लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ है, वो बाद में पब्लिश हुआ है मेरे कंप्लीट फाइल करने के, तब भी वो कंसिडर किया जाएगा टू फाइंड फॉर प्रायर आर्ट, फॉर प्रायर क्लेमिंग ऑफ द इन्वेंशन। ऑल्सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉवेल्टी डिटरमाइन करने के लिए एग्जामिनर जो है वो क्या क्या चीजें कंसिडर करता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंसिडर करता है। सबसे पहली चीज आती है विच द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन एनी ऑफ द स्पेसिफिकेशन फाइल्ड इन परसुएंस ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1912। तो बेसिकली कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिश हुआ है बिफोर फाइलिंग डेट किसी भी स्पेसिफिकेशन में, जो कि फाइल किया गया है किसी इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन के परसुएंस में, चाहे ऑन या आफ्टर 1 जनवरी 1912, वो चीज हमारा जो एग्जामिनर है वो वाले डॉक्यूमेंट कंसिडर करेगा। नंबर सेकंड में क्या कंसिडर करेगा? सच एप्लीकेशन which have been before filed before the date of filing of complete specification and published on or after the date of filing of complete specification, लेकिन it claims the same subject matter। तो कोई एप्लीकेशन जैसे मैंने आज फाइल की है अपनी कंप्लीट, उससे पहले मेरे कंप्लीट से पहले अगर कोई फाइल की गई है, ठीक है, एंड वो पब्लिश हुई है या तो मेरे कंप्लीट वाले स्पेसिफिकेशन फाइल करने वाली डेट पे या इसके बाद भी अगर पब्लिश हुई है,
और उसके अंदर सिमिलर सब्जेक्ट मैटर है, तो वो भी एग्जामिनर उसको भी डॉक्यूमेंट को भी कंसिडर करेगा नॉवेल्टी को फिगर आउट करने के लिए। तो बिन फाइल्ड बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट एंड पब्लिश्ड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स के टर्म्स में। तो वो चीज हमने ध्यान रखनी है। तो उसमें अगर सिमिलर सब्जेक्ट मैटर होगा तो नॉवेल्टी फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनर विल कंसिडर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइल्ड बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट and published on or after the date of filing of complete. And एग्जामिनर ये भी इन्वेस्टिगेट करता है इन्वेंशन की नॉवेल्टी के लिए कि क्या वो इन्वेंशन जो हमने क्लेम किया है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, क्या वो कहीं एंटिसिपेट किया हुआ है बाय पब्लिकेशन इन इंडिया और एल्सवेयर इन एनी अदर डॉक्यूमेंट। अब एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन इन इंडिया और किसी भी वे की पब्लिकेशन में जहां से वो पब्लिक जिस पब्लिकेशन के थ्रू वो पब्लिक डोमेन में आता है, अगर वो एंटिसिपेट किया हुआ है तो वो चीज भी कंसिडर की जाएगी एग्जामिनर के द्वारा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 13(1) बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेंट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो सेक्शन 13(1) क्या कहता है हमारा? सेक्शन 13(1) हमारा कहता है कि सर्च फॉर एंटिसिपेशन। तो एग्जाम सेक्शन 13(1) कहता है द एग्जामिनर टू होम। सो बेसिकली सेक्शन 13(1) के अकॉर्डिंग ये वाली चीज है, यहाँ पे ये आता है कि एप्लीकेशन जिसको रेफर की गई है अंडर सेक्शन 12, he has to make the he has to make investigation for the purposes of ascertaining whether the invention so far as claimed in any claim of the complete specification number one has been anticipated as per this before the date of filing of applicant's complete specification, और उसकी जो फाइल है इन परसुएंस ऑफ एन एप्लीकेशन डेटेड 1 जनवरी टू 1912। और दूसरा कि कोई भी क्लेम्ड मैटर है वो किसी और की कंप्लीट पेटेंट स्पेसिफिकेशन जो पब्लिश हुई है ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग हमारी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तो वो चीज भी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शन अदर देन दोज, मतलब ये तो हमारे ऑलरेडी हो गए ना। इसके अलावा भी कोई पब्लिकेशन है क्या जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं पब्लिश हुई है? तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है। अब प्रायर आर्ट को कब कंसिडर किया जाता है कि भाई वो नॉवेल्टी एंटिसिपेट कर रही है किसी इन्वेंशन की? सो प्रायर आर्ट को तब कंसिडर किया जाएगा कि भाई वो एंटिसिपेट कर रही है नॉवेल्टी जब सारे जो फीचर्स है इन्वेंशन के जिसके लिए हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो सारे फीचर्स अगर प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज्ड है, मेंशन्ड है, प्रेजेंट है। अगर ऑल द फीचर्स ऑफ दैट इन्वेंशन आर प्रेजेंट इन द साइटेड प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट, तो उस केस में जो प्रायर आर्ट है उसमें हम कंसिडर करेंगे कि भाई दिस इज एंटिसिपेटिंग नॉवेल्टी, तो हमारा इन्वेंशन माइट नॉट बी नॉवल। एंड जो प्रायर आर्ट है उसके अंदर जो इन्वेंशन है इट शुड ईदर डिस्क्लोज इट इन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैनर। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैनर की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज किया हुआ है इन्वेंशन उस प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट में वुड मीन कि उसने डायरेक्टली बिना किसी एम्बिग्यूटी या बिना किसी वेग मैनर में डिस्क्लोज की हुई है अपनी इन्वेंशन में कुछ फीचर्स। ठीक है, और अदरवाइज इम्प्लिसिट मैनर, इम्प्लिसिट मैनर मतलब इनडायरेक्टली हिंट किया हुआ है कि हाँ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एम्बॉडीमेंट, तो वो प्रायर आर्ट में जहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है तो वो भी कंसिडर होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट मोजेकिंग ऑफ प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट इज नॉट अलाउड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नॉवेल्टी। मोजेकिंग ऑफ प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि लेट्स से कि मैंने कोई इन्वेंशन का एग्जामिनेशन किया एंड उसके लिए मुझे 2 या 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि प्रायर आर्ट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन हम उन दोनों तीनों डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके कि भाई इसका इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट, उसका उतना पार्ट, ये तीनों कंबाइन करके एक नॉवेल्टी मतलब ये वाली इन्वेंशन के इक्विवेलेंट आ रहे हैं, तो उस केस में वो नॉवेल्टी नहीं कंसिडर, मतलब नॉवेल्टी के डिटर्मिनेशन के लिए मोजेकिंग नहीं अलाउड है। उन डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके एक इंक्लूजन सॉरी कंक्लूजन निकालना अलाउड नहीं है। तो अगर नॉवेल्टी डिटरमाइन करनी है और नॉवेल्टी के लिए एंटिसिपेट करना है प्रायर आर्ट में, तो वो सेपरेट सेपरेट में भी इंडिविजुअली हर एक D1 D2 D3 जो प्रायर आर्ट 1 प्रायर आर्ट 2 प्रायर आर्ट 3 है डॉक्यूमेंट्स, D1 D2 D3 में अलग अलग वे से हमारे इन्वेंशन के फीचर्स अगर मेंशन्ड है तभी वो कंसिडर होगा कि नॉवेल्टी नहीं है।
लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे इन्वेंशन का कुछ पार्ट इधर से इधर से इधर से तीनों डॉक्यूमेंट में थोड़ा थोड़ा है और उनको हम एक साथ देखें तो ये इन्वेंशन बनती है, तो मतलब ये इन्वेंशन नॉवल नहीं है, ये चीज नहीं कर सकते। तो दिस इज मोजेकिंग ऑफ प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट्स, कंबाइनिंग दोज टू सी की नॉवेल्टी है कि नहीं है। तो ये नॉवेल्टी के केस में अलाउड नहीं है, सेपरेटली ही डिटरमाइन करनी है नॉवेल्टी हर प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक जेनेरिक डिस्क्लोजर इन प्रायर आर्ट मे नॉट नेसेसरीली टेक अवे द नॉवेल्टी ऑफ द डिस्क्लोजर। अगर मैंने कोई इन्वेंशन के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है और किसी प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट में एक जेनेरिक सा डिस्क्लोजर दिया है उससे रिलेटिंग, इन्वेंशन के रिलेटिंग, ठीक है, और वो स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो उस चीज में से ऐसा नहीं माना हम कंसिडर कर सकते कि जी नॉवेल्टी बिल्कुल ही चली गई। ठीक है, देयर इज अ रूम देयर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गिवन है कि एक मेटल रिंग है, अगर हमने मेटल स्प्रिंग मेंशन किया हुआ है तो इट मे नॉट टेक अवे द नॉवेल्टी ऑफ अ कॉपर स्प्रिंग। तो यहाँ पे इन्होंने जेनेरिकली, सॉरी, जेनेरिक मैनर में मेटल मेंशन कर दिया कि मेटल का स्प्रिंग है। हाउएवर अगर नेक्स्ट में हम कॉपर स्प्रिंग की बात करें, तो जस्ट बिकॉज एक जेनेरिक मेटल स्प्रिंग मेंशन किया हुआ है, इट विल नॉट टेक अवे द नॉवेल्टी ऑफ अ कॉपर स्प्रिंग। ठीक है, तो वो चीज हमने ध्यान रखनी है। देन specific disclosure in prior arts does take away the novelty of a generic disclosure, obviously। अगर हमने किसी प्रायर आर्ट में फाइंड किया कि भाई स्पेसिफिक इसने स्प्रिंग मेंशन कर दिया है कॉपर स्प्रिंग, तो हम अपने उस पे सिर्फ मेटल स्प्रिंग लिख के ये नहीं कह सकते कि जी हमारा तो नॉवल है, हमें भी अपना स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मेटल ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल के केस में हम डिफरेंस दे सकते हैं। पहली चीज है, अगर जेनेरिक डिस्क्लोजर है प्रायर आर्ट में तो वो दूसरे की नॉवेल्टी जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक वाले की नॉवेल्टी को किल कर दे। लेकिन अगर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है प्रायर आर्ट में तो वो जेनेरिक वाले की नॉवेल्टी को किल कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी प्रायर आर्ट में जेनेरिक डिस्क्लोजर है तो वो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर वाले की नॉवेल्टी को किल नहीं करेगा। लेकिन मतलब मे नॉट, यहाँ पे मे वर्ड इज इंपॉर्टेंट, माइट नॉट या मे नॉट किल। लेकिन अगर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है तो वो जेनेरिक डिस्क्लोजर की नॉवेल्टी को खत्म कर देगा। ठीक है, ये नॉवेल्टी के केस में है। इन केस वेयर अ प्रायर आर्ट इज साइटेड एज एन एंटिसिपेशन इन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, the onus of proving that same is not to be anticipation, it lies on the applicant। So basically अगर हमारे एफईआर में है मेंशन है कि भाई बाय प्रायर डिस्क्लोजर अपना आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका इन्वेंशन है, वो ऑलरेडी है, एंटिसिपेट किया हुआ है, तो इट्स अपॉन द एप्लीकेंट कि हम प्रूव करें कि जी नहीं हमारे में नॉवेल्टी है। तो वो अपना एफईआर का जो रिप्लाई हम फाइल करते हैं उसके अंदर आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंटिव स्टेप। ये कैसे होता है? नॉवेल्टी का वी हैव सीन कि नॉवेल्टी के केस में किस बेसिस पे एग्जामिनेशन रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेंटिव स्टेप। जनरल प्रिंसिपल क्या है? इन्वेंटिव स्टेप बेसिकली होता क्या है? इन्वेंटिव स्टेप किसी भी इन्वेंशन का एक ऐसा फीचर होता है जिसके अंदर एक टेक्निकल एडवांस होता है इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, या फिर उसके अंदर कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आ रहा है। ठीक है, या फिर दोनों, दोनों मीन्स बोथ टेक्निकल एडवांस एज वेल एज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो उन दोनों की वजह से जो फीचर है जिसकी वजह से ये इन्वेंशन इज बिकमिंग नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट में हमारा ये चीज आ जाती है कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उस फील्ड का आर्ट हो, तो उसके लिए इट शुड बी नॉन ऑब्वियस। वो फीचर हमारा इन्वेंटिव स्टेप में कंसिडर होता है। तो जब पेटेंटेबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है कोई एग्जामिनर एग्जामिनेशन के टाइम, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा सबसे पहले तो कि भाई हमारा इन्वेंशन नॉवल है कि नहीं है एज पर द क्लेम्ड इन्वेंशन। देन ही विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंटिव स्टेप कि उसके अंदर टेक्निकल एडवांसमेंट या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या दोनों है कि नहीं है, या फिर इट शुड नॉट बी, मतलब अगर दूसरे टर्म में बोले तो दैट इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। सो अब डिटरमाइन कैसे करता है एग्जामिनर कि इन इन्वेंटिव स्टेप है कि नहीं है इन्वेंशन में आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो हम इन्वेंटिव स्टेप के केस में ये कंसिडर करते हैं कि प्रायर आर्ट को एज अ होल कंसिडर किया जाता है, एंड जितने भी सर्च प्रोसेस जितने भी सर्चेज हैं
उनके ऊपर उनको एज अ होल प्रायर आर्ट को कंसिडर किया जाता है एंड उसको असेस किया जाता है कि जितने भी प्रायर आर्ट्स हैं वो क्लेम्ड इन्वेंशन को डिस्क्लोज कर रही है कि नहीं कर रही है। सो इन्वेंशन एज अ होल विल बी कंसिडर्ड उस केस में। It is not sufficient to draw conclusion that a claimed invention is obvious just because individual parts of the claim taken separately are known or might be found to be obvious. So अब जैसे अगर मैंने एक न्यू इन्वेंशन कोई न्यू डिवाइस या कुछ बनाया, उसके कुछ पार्ट्स हो सकते हैं सिमिलर भी हो जो एग्जिस्टिंग है या फिर जो नोन है सेपरेटली, बट उससे हमने एक न्यू टेक्निकली एडवांस इन्वेंशन बना दिया है। तो हम सिर्फ उससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इसका ये इंडिविजुअल पार्ट तो ऑलरेडी नोन है तो इट इज ऑब्वियस, बट हमें उस पूरी इन्वेंशन को एज अ होल लेना है जो प्रेजेंट पेटेंट एप्लीकेशन अंडर एग्जामिनेशन है उसके अंदर डिस्क्लोज। तो अगर इन्वेंशन लाइज merely in verifying the previous prediction without substantially adding anything for technical advancement या economic significance, so inventive step is lacking। तो अगर इन्वेंशन ऐसी है जिसमें प्रीवियस प्रिडिक्शन ही वेरीफाई हो रही है कि ये प्रिडिक्टेड है, ये ऑलरेडी मतलब इजीली इट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द प्रायर आर्ट एंड उसके अंदर कुछ सब्सटैंशियल कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल एडवांसमेंट या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं शो हो रहा किसी वे से, तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि उसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। और अच्छा, अब एक चीज हमने ये ध्यान रखनी है कि अगर हम ऑब्वियसनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं किसी इन्वेंशन की टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, तो उस केस में मोजेकिंग अलाउड है, परमिसिबल है। मोजेकिंग ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन द प्रायर आर्ट इज परमिसिबल। नॉवेल्टी के केस में मोजेकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन इन्वेंटिव स्टेप में टू कंसिडर एस्टैब्लिश कि वो नॉन ऑब्वियस है तो उसके केस में मोजेकिंग अलाउड है। अगर जो पिछली साइटेड प्रायर आर्ट्स हैं दे प्रोवाइड अ लीड टू दिस पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट कि भाई उन टीचिंग्स को कंबाइन करते हैं, अगर हम एक दो तीन चार प्रायर आर्ट्स के डॉक्यूमेंट की टीचिंग्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे ये इन्वेंशन निकल के आ जाती है इजीली, उसमें कुछ ऐसा बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट या इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट नहीं बन रहा है, तो उस केस में हम ये कंसिडर करते हैं कि इन्वेंटिव स्टेप अपने इन्वेंशन में नहीं है। तो नॉवेल्टी के लिए मोजेकिंग ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नॉट अलाउड है, इन्वेंटिव स्टेप के लिए मोजेकिंग ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स परमिसिबल है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल प्रायर आर्ट, अगर इन्वेंशन इज प्रिडिक्टेबल, जिसमें सिर्फ वर्कशॉप इम्प्रूव मतलब बेसिक इम्प्रूवमेंट करके वो बन जाएगी इन्वेंशन, उसमें कुछ बहुत स्पेसिफिकली टेक्निकली एडवांस कुछ नहीं करना पड़ेगा, बेसिक वर्कशॉप बेसिक इम्प्रूवमेंट से बन जाएगा, तो हम ये तब भी ये कंसिडर होता है कि उस इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। सो दीज आर अ फ्यू केस स्टडीज विच आई वोंट बी गोइंग टू डीप इनटू। मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पे आता है ऑब्वियसनेस जो है किसी इन्वेंशन की, वो जज करने के लिए मतलब इट शुड बी ऑब्जेक्टिवली जज्ड एंड वी हैव टू लुक एट द इन्वेंशन एज अ होल टू डिटरमाइन कि इसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप है कि नहीं है। तो क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं टू नो कि भाई इन्वेंशन को ऑब्जेक्टिवली जज किया जा रहा है and उसको इन्वेंशन को एज अ होल देख के कि इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप है या नहीं है, वो क्या क्या चीजें कंसिडर होंगी। तो उसमें सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। अब पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट कौन होगा? कोई भी ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन, क्राफ्टमैन, इंजीनियर जो कि डिस्टिंग्विश्ड है फ्रॉम अ मियर आर्टिसन, मतलब जो एक्चुअली स्किल्ड है, जो एक्चुअली उस फील्ड का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो जनरल कॉमन नॉलेज है उस पर्सन की वो प्रायोरिटी डेट पे क्या रही है। ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारे जो क्लेम्स है उनका इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट क्या है। इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिफाई द इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लेम इन क्वेश्चन और इफ दैट कैन नॉट रेडिली बी डन कंस्ट्रू इट। तो वो क्या है उसको, एंड कैन इट बी रेडिली डन और नॉट, तो उसको फाइंड आउट करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द मैटर वी हैव cited, sorry, between the matter that is forming the state of art and the inventive concept that we have claimed। हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट है उसमें और हमारे इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट में जो हम क्लेम कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, सो एंड ऑल्सो जो ये डिफरेंसेस हमने आइडेंटिफाई किए, क्या ये डिफरेंसेस
will constitute the steps that would be obvious to the person skilled in the art, या फिर they would require any degree of inventive ingenuity. इन्वेंटिव इंजेन्युइटी की रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर वो टू ऑब्वियस है, तो उस केस में भी इन चीजों की वजह से, इन चीजों को कंसिडर करके आप ऑब्वियसनेस को जज करते हो और ये देखते हो कि आपका जो इन्वेंशन है उसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप है या नहीं है। नंबर वन आता है कि पहले तो पर्सन स्किल्ड इन दी आर्ट कौन है। नंबर टू, उस पर्सन स्किल्ड इन दी आर्ट की प्रायोरिटी डेट के टाइम क्या जनरल नॉलेज, कॉमन जनरल नॉलेज थी। फिर हमारे जो इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट है क्लेम का, क्या वो रेडिली किया जा सकता है। दोनों में जो स्टेट ऑफ द आर्ट है एंड जो हमने क्लेम किया है उसके बीच में डिफरेंस देखना। एंड क्या ये डिफरेंसेस जो है, क्या ये कॉमन है, इजीली ऑब्वियस है, या फिर उसके अंदर कुछ इन्वेंटिव इंजेन्युइटी है। तो ये चीजें हमारी इन सब की वजह से हमें पता चलेगा कि अपने इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप है या नहीं है, एग्जामिनर डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। सो एग्जामिनर ये भी देखेगा कि क्या जो इन्वेंशन है, मतलब इन्वेंशन को पेटेंटेबल होने के लिए उसको तीन चीजें मेन चाहिए होती है: नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। सो नॉवेल्टी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, इन्वेंटिव स्टेप के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। नाउ कमिंग ऑन टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी में द इन्वेंशन शुड बी, मस्ट बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कि भाई इसका मतलब क्या है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सॉरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे इन्वेंशन में। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेंशन है इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। तो जो एग्जामिनर है वो उस इन्वेंशन की कैपेबिलिटी एक्सेस एसेस करेगा कि वो इंडस्ट्री में यूज या बनाई जा सकती है किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को यूज करके। एंड ऑल्सो जो स्पेसिफिकेशन है टिपिकली उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी एक सेल्फ एविडेंट मैनर में डिस्क्लोज करनी चाहिए, लेकिन अगर उसने नहीं किया है बहुत स्पेसिफिकली डिस्क्लोज, तो एक मेयर सजेशन की वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल कैसे होगी वो सफिशिएंट नहीं होगा, हमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। So specific utility should be indicated in the specification supported by the disclosure. Disclosure के अंदर सिर्फ एक ऐसे कि हाँ ये यहाँ पे अप्लाई हो सकती है will not be sufficient. It has to show कि भाई इसमें एक evident manner के वे से इस तरीके से ऐसे ऐसे ये applicable है invention, तो वो properly disclose होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर हमने ये सिर्फ ये इंडिकेट कर दिया कि कंपाउंड में बी यूजफुल इन ट्रीटिंग अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर, या फिर कंपाउंड हैज बीन यूजफुल इन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ ये लिख देने से इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम इसकी स्पेसिफिक यूटिलिटी बता पा रहे हैं। वी हैव टू शो कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड की स्पेसिफिक यूजफुलनेस क्या है, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू उसका एक यूज केस शो करके उस फॉर्म में आपको ये चीज दिखानी है जिससे कि ये कंसिडर होता है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। सो डिस्क्लोजर में दिस डिटेल नीड्स टू बी गिवन फॉर एन इन्वेंशन टू बी कंसिडर्ड कि हाँ ये इंडस्ट्रियली केपेबल है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। So this is it for this particular video. In the next video, we will go through the inventions that are not patentable as per the section 3 of the Patent Act. So this is it for now. Thank you so much.